तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होगे। और आपने इससे पहले के जो मैंने हिंदी के 2-3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ वो आपने देख चुके होंगे। संधि का वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, दोबारा से हम उसको स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो वो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। और पहले मैं जैसे लाइव कर रहा था वैसे भी हम दोबारा से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ओठों की स्थिति के आधार पर कि ओठों की स्थिति के आधार पर हम पढ़ चुके हैं इसको, है ना। और ये वर्णमाला चैप्टर है। ओठों की स्थिति के आधार पर हम क्या देखने वाले हैं? स्वरों का वर्गीकरण। ह्रस्व स्वर हम देख चुके हैं, हल्का सा अगर आपका रिवीजन कराऊं तो ह्रस्व स्वर देख चुके हैं, दीर्घ स्वर देख चुके हैं, प्लस स्वर भी हम यहाँ पर देख चुके हैं। ठीक है, प्लस स्वर क्या होते थे? जैसे हम इसको किससे बोलते हैं? राम से बोलते हैं। राम जो इसमें आपका जो ये वाला साइन आता है आपका, है ना, जैसे हम राम कहते हैं, है ना, जिसमें दीर्घ स्वर से भी ज्यादा की क्या होती है? ध्वनि लगती है। और मुख द्वार के आधार पर, खुलने के आधार पर विवृत, अर्धविवृत, और उसके बाद हमने क्या देखा था? संवृत। और क्या देखा था उसके बाद? अर्ध संवृत, है ना। आज हम देखने वाले हैं ओठों की स्थिति के आधार पर। तो ओठों की स्थिति के आधार पर हम इसको देख लेते हैं आज। क्या है ये? पहला है व्रतमुखी, दूसरा है अव्रतमुखी। अब बात आती है व्रतमुखी क्या होता है? जब आप जैसे कोई भी वर्णों का या कोई भी आप स्वर का अगर आप उच्चारण करोगे तो आपके अगर ओंठ गोलाकार आकृति में बन रहे हैं, क्या हो रहे हैं? अगर आपके ओंठ जो है गोलाकार आकृति में बनते हैं जिनको बोलते समय, वो क्या होते हैं? हमारे व्रतमुखी होते हैं। पूछा जाता है कि ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करिए। तो व्रतमुखी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? जैसे आप ऊ बोलेंगे, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, तो ये जितने भी हैं हमारे क्या आते हैं? व्रतमुखी के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है अव्रतमुखी क्या होते हैं? अव्रतमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में ओठों की ओठ जो होते हैं हमारे गोलाकार नहीं होते हैं, इसका जस्ट क्या है? अपोजिट है। वो कौन कौन से होते हैं हमारे? औ से लेके ए तक, छोटा ओ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी और ए और आई। ठीक है, ए को हम ऐसे ही लिखते हैं और आई को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। इसमें मैं क्लास पढ़ा रहा था तो एक बच्चे को कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था उसमें, तो याद रखेंगे ए ऐसे होता है और आई को हम ऐसे लिखते हैं, है ना। आपने कहीं ऐसा नहीं देखा होगा, ठीक है ना, ये गलत है, ये वाला सही है ना। आगे चलते हैं। हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर, हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर देंगे। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें भी इसको इंपॉर्टेंट टिक कर दीजिएगा। तो ये है हमारा अनुनासिक होता है हमारा। ये क्या होता है? जब हवा जो होती है हमारी मुख के साथ साथ नाक से भी निकले। क्या है? हवा क्या है हमारी? मुख के साथ साथ किससे निकले? नाक से भी अगर निकलेगी तो वो क्या कहलाता है? हमारा अनुनासिक कहलाता है ना। इसके अंदर क्या क्या आता है? अंग आता है, और आप देखते हो जो चंद्रबिंदी वाला आता है वो आता है इसके अंतर्गत, है ना, अनुनासिक के अंतर्गत। अब निर्नासिक क्या होता है? जब हवा जो होती है केवल मुख से निकले। क्या होगी? अगर केवल मुख से निकलेगी तो निर्नासिक, और अगर दोनों से निकलेगी हवा मुख के साथ, कहाँ से? नाक से भी अगर निकलेगी तो अनुनासिक। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। निर्नासिक के अंदर क्या क्या आएगा? छोटा आ, बड़ा आ और छोटी ई, और भी इसके अंतर्गत काफी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर किसको अनुनासिक बोलते हैं और किसको निर्नासिक बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, व्यंजन की तरफ बढ़ते हैं। व्यंजन क्या होते हैं हम बाद में क्वेश्चन भी करेंगे, और अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जो व्यंजन है हमारा वो है क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में दो ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। यानी कि अगर जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, ये अगर हम बोल रहे हैं क, है ना, तो क में क्या हो रहा है? क में हम आधा क प्लस इसको हम ऐसे लिखते हैं, है ना। तो अगर हम क बोल रहे हैं तो हमें उसमें स्वर की जरूरत पड़ रही है ना। किसकी जरूरत पड़ रही है? स्वर की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसे बोले जाने वाले वर्ण जिनमें हमें किसी दूसरे वर्ण की जरूरत पड़ती है बोलने के लिए, उनको हम क्या बोल देते हैं? व्यंजन बोल देते हैं। जैसे आपने अगर वहां पे अगर आप स्वर में खाली अ लिखोगे तो आपको सिर्फ अ की ही ध्वनि आएगी, तो ये हमारे स्वर हो जाते हैं। अगर हम किसी भी वर्ण में अगर हमको किसी और यानी कि स्वर की जरूरत पड़े अगर बोलने के लिए, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? वहां पर व्यंजन बोल देते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है,
जिन वर्णों के उच्चारण में दो ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, पहली ध्वनि ये वाली और दूसरी ध्वनि ये वाली, है ना, पहली ये वाली और दूसरी हमारी ये वाली, अथवा स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। देखा आपने, स्वर की सहायता से, इस क को हमने कैसे बोला, इस स्वर की सहायता से बोला, तो ऐसे वो क्या कहलाते हैं हमारे, ऐसे वर्ण क्या कहलाएंगे, व्यंजन कहलाएंगे। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे देखा था कि अगर द्विगुण, अगर हमें पूछा जाए कि स्वरों, आपके व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो वो कितनी होती है, 33 होती है स्वरों की, व्यंजनों की संख्या। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अगर उसमें द्विगुण व्यंजन जोड़ दिया जाए, द्विगुण व्यंजन का मतलब होता है जिसमें दो गुण हो, है ना, जिसमें क्या हो, दो गुण हो, अगर उनको जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, +2 कर देंगे, कितनी हो जाएगी, 35। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कितनी हो जाएगी, 35, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। देखो व्यंजनों का जो वर्गीकरण है हमारा, पहला उसके अंदर क्या आता है हमारा, स्पर्श व्यंजन, है ना। स्पर्श व्यंजन क्या होता है हमारा, देखो चौ वर्ग को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोले जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आजकल एग्जाम में बहुत बार पूछा जा रहा है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसको कहते हैं, चौ वर्ग को कहते हैं। चौ वर्ग के अंदर क्या क्या आएगा, चौ, छ, ज, झ, और लास्ट वाला जो अंगो आता है वो भी आएगा, है ना, चौ छ जौ झ अंगो, जिसको हम लास्ट वाले वर्ण को क्या बोलते हैं, नासिक के व्यंजन भी यहाँ पर बोलते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, स्पर्श व्यंजन हमने देखा, चौर को क्या बोलते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन हम बोलते हैं। आगे चलते हैं, ये हमको टेबल याद करनी है। इसको याद करने का एक तरीका भी है, जैसे हमारा ये हो गया वर्ग, ये हो गया हमारा उच्चारण का स्थान, और ये हमारे क्या हो गए, बाकी वर्ग हो गए, है ना, क वर्ग, चौ वर्ग, टौ वर्ग, इस तरीके से। ठीक है, आप इसमें कितने कॉलम बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉलम बनाएंगे इसके अंदर आप। मेन आपको सबसे पहले जो टेबल याद करनी है वो आपको यहां तक करनी है, बस ये बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो जो हमारा पहला है हमारा कंठव्य, कंठ ये क्या होता है हमारा, जिसकी ध्वनि कंठ से निकले। सबसे अगर हम नीचे से स्टार्ट करेंगे तो जिसकी ध्वनि हमारी क्या होगी, कंठ से अगर निकलेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंठ्य वर्ग हमारा कहलाएगा। उसके अंदर अगर क से कंठ और क से स्टार्ट होगा तो क ख ग घ अण, ठीक है, क ख ग घ अण। तो आपको याद करना है, पहला क्या है, क ख ग घ अण। इसमें देखो आपको 25 देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 और एक पांचवा लास्ट में, ठीक है, जो ओठ वाला होता है। दूसरा है तालव्य, जो तालु से निकले। तालु क्या होता है, मुख के भीतर का ऊपरी छत का पिछला भाग, जो आपका मुंह है उसके जो जो उसकी ऊपरी वाली जो छत होती है ना, उसका जो पीछे वाला भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तालु बोलते हैं। और आगे वाले भाग को क्या बोलते हैं, मूर्धन्य बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मूर्धा। ठीक है, याद रखेंगे, तालु पीछे वाला और मूर्धा आगे वाला। तो तालव्य से कैसे स्टार्ट होता है, चौ से, चौ छ ज झ और अंग। ठीक है, अब आता है मूर्धन्य की बारी। ये किससे स्टार्ट होता है, टौ से, ट ठ ड ढ और अण। ठीक है, अब आता है हमारा दंतव्य वाला। तो दंत क्या होता है हमारा, यानी कि दांत, ये तो सबको पता ही है। कंफ्यूजन किसमें होता है, इन दो में कंफ्यूजन होता है बस। तो ये किससे स्टार्ट होगा, दांत में देखो तो आ रहा है, इसको ऐसे याद कर लेंगे, तो थ द ध न। ठीक है, दांत में तो आ रहा है लास्ट में, तो तो से स्टार्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ओष्ठ्य वाला। जो ओष्ठ्य वाला है हमारा, यानी कि ओंठ, ओंठ से क्या क्या होता है हमारे, पौ से स्टार्ट करेंगे, प फ ब भ और म। अब याद कैसे रखना है इनको, इसी क्रम में देखो, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ पर इसको यहाँ पे लिख देते हैं अलग से, कच्चा टमाटर, कच्चा टमाटर तप गया, कच्चा टमाटर तप गया, है ना, कच्चा टमाटर तप गया। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कौस कच्चा से कौवर्ग और चौवर्ग, है ना, और टमाटर टॉ से स्टार्ट हो गया तो टॉवर्ग, तप से तौवर्ग
और पप से पौ से पौ वर्ग, ऐसे करके याद रखते हैं। कच्चा टमाटर तब गया। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे सीक्वेंस बन सकता है याद करने का। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पे कंठे के अंदर और क्या क्या आता है, हमको क्या क्या याद करने हैं। आजकल हमारा क्वेश्चन इनसे कम आ रहा है, लेकिन इनसे बहुत आ रहा है हमारा क्वेश्चन आजकल, है ना। इनसे हमारा क्वेश्चन आजकल क्या आ रहा है, बहुत आ रहा है। अब इसके अंदर क्या आ रहा है, कंठे में हमारा ओ भी आता है और छोटा बड़ा दोनों आते हैं, और उसके बाद हौ भी आता है ना। क्या आता है, हौ भी आता है। और तालव्य में हमारा छोटी बड़ी भी आता है और यो और शौ भी आता है। ये याद रखना है आपको। पहले तो ये याद रखना है 25 जो है ना। पहले आपको ये याद रखना है 25, बाद में इनको याद करना है। अगर ये याद हो गया उसके बाद ये याद करना है। ओ आ और हौ आता है हमारा कंठे के अंतर्गत। तालव्य के अंतर्गत आता है छोटी बड़ी, यो और शौ। मूर्धन्य के अंतर्गत आता है हमारा ऋ से ऋषि वाला, र और शौ। षटकोण वाला शौ है आपका ये। और दंत में आपका क्या आता है, सौ और लौ। और ओट के अंतर्गत क्या आता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ। ये भी आपको याद रखना है, आजकल यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन बन रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसमें किसी को भी डाउट हो तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अघोष, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपको यहाँ से हमेशा पेपर में देखने को क्वेश्चन मिलते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, यहाँ तक देख चुके हैं, तो वीडियो आपको ऑब्वियस सी बातें पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अघोष के अंतर्गत आते हैं। अघोष क्या होता है हमारा, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। कैसा, पहला और दूसरा व्यंजन। याद कैसे रखेंगे, और से अघोष। और क्या होता है हमारा, पहला होता है है ना। तो इसी तरह पहला और दूसरा, सघोष, तीसरा चौथा पांचवा, ये तो बचे उसके बाद। यानी कि क्या बात करी हमने, जो इसका पहला यानी कि ये वाले जो भी इसके अंतर्गत आएंगे, इस वाले कॉलम के अंतर्गत जो भी आएंगे और इस वाले कॉलम के अंतर्गत जो भी आएंगे, है ना, पहला और दूसरा, ये क्या होंगे हमारे, अघोष। क्या होंगे, ये अघोष होंगे। और ये वाला तीसरा चौथा पांचवा, ये क्या होंगे हमारे, सघोष। ठीक है, ये क्या होंगे, अघोष, और ये क्या होंगे हमारे, सघोष। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अल्प प्राण। तो अल्प प्राण क्या होता है हमारा, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यहाँ पे अल्प प्राण क्या होते हैं हमारे। जो अल्प प्राण होंगे वो आपका पहला, तीसरा, पांचवा, इससे स्टार्ट होगा। यहाँ पे भी ओ याद रखना है, जिस तरीके से यहाँ ओ रखा था, जहां भी ओ आ रहा है आप देख रहे हो, वो पहले से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से, पहले से। तो पहला, तीसरा, पांचवा, ये होंगे हमारे अल्प प्राण। और महाप्राण क्या होंगे, जो बच गए, बच्चे कौन से, दूसरा और चौथा। ठीक है, इसको टेबल में एक बार देख लेते हैं, एक बार इसको टेबल में अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। यहाँ पर अल्प प्राण यानी कि ओ यानी कि पहला, तो ये हो जाएगा। ठीक है, पहले से स्टार्ट होगा, पहला, तीसरा, पांचवा, तो ये तीसरा और ये पांचवा, ये क्या होंगे हमारे, अल्प प्राण। ठीक है, और ये अब बचे कौन से, दूसरा और चौथा। अब ये बच गए हमारे दूसरा और चौथा, ये क्या होंगे हमारे महाप्राण। प्राण का अर्थ यहाँ पे हम वायु से लगाते हैं ना। प्राण का अर्थ कैसे लगाते हैं, वायु। अल्प प्राण जिसमें हमको कम बोलने के लिए, जब भी हम कोई वर्ण बोलें तो हमको उसको बोलने के लिए अगर हमको कम वायु की जरूरत पड़ेगी तो वो हमारा अल्प प्राण आएगा। और अगर ज्यादा वायु की जरूरत पड़ेगी बोलने के लिए तो वो क्या होगा, हमारा महाप्राण आएगा। इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखो, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण, महाप्राण हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन। ठीक है, ये होता है हमारे महाप्राण। प्राण का अर्थ यहाँ पर हम किससे लगाते हैं, वायु से लगाते हैं ना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अंतःस्थ व्यंजन। क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है आपसे, जैसे कि ये बताइए कि पौ अल्प प्राण है या महाप्राण है। तो बताइए, अल्प प्राणी या महाप्राणी कौन सा व्यंजन, कौन सा है आपका वर्ग का, वर्ग का पहला है ना। पौ वर्ग का पहला है, और पहला क्या होता है हमारा, अल्प प्राण होता है, बताया था ना मैंने। पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या होता है, अल्प प्राण। तो पौ क्या है, पहला, तो ये क्या होगा, अल्प प्राण। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। अब बाई चांस पूछ लिया फौ कौन सा है, महाप्राण, क्योंकि वो क्या है, दूसरा है, वर्ग का कौन सा व्यंजन है, दूसरा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए वो
महाप्राण, इस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अंत्यस्थ व्यंजन में। ये तो इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता ही है ना। अंत्यस्थ व्यंजन क्या होता है हमारा, य र ल व, ये क्या होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अर्धस्वर क्या होते हैं। जो ये अर्धस्वर उनको कहते हैं जो कभी स्वर और कभी व्यंजन का रूप आपको दिखाएं या गुण दिखाएं, उनको हम क्या बोलते हैं, अर्धस्वर बोलते हैं। क्या करते हैं, देखो नाम में ही आ रहा है अर्धस्वर, जो कभी स्वर हो और कभी व्यंजन, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, अर्धस्वर। होते कौन कौन से हैं, य और व। कौन से होते हैं, य और व, है ना। आप ये देख रहे हो, ये अंतस्थ व्यंजन के भी अंदर आए, य और ल क्या हमारे अंतस्थ व्यंजन भी हैं, और अर्धस्वर के हैं हमारे य और वो। क्वेश्चन कैसा बनेगा कि बताइए य कैसा व्यंजन है, क्या वो अर्धस्वर है, क्या वो लुंठित है, क्या वो पार्श्विक है, या वो अल्प प्राण। इस टाइप का तो यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि वरना दो ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएंगे। क्या क्या बन जाएंगे, अर्धस्वर, लुंठित, पार्श्विक या नन ऑफ दिस, इस टाइप का आपको ऑप्शन में दे देगा। तो क्या है आपका, क्या है, य अर्धस्वर है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। लुंठित लौ नहीं है, ये याद रखना है। क्या है, लुंठित लौ नहीं है, इसको ऐसे याद रखेंगे। क्या है, लुंठित लौ नहीं है, इसको ऐसे याद रखेंगे, लुंठित लौ नहीं है, क्योंकि पूछा जाता है। क्या है, लुंठित लौ नहीं है। लुंठित कौन सा आपका व्यंजन है, वो है रौ। लुंठित कौन सा है हमारा, रौ। पार्श्विक क्या है, लौ, है ना। लुंठित लौ नहीं है, ये याद रखना है। पार्श्विक क्या है, लौ। बस आपको इसको ऐसे याद रख लीजिए, क्वेश्चन आपसे यही बनता है। लुंठित वर्ग, लुंठित व्यंजन कौन सा है पूछा जाएगा, ऑप्शन में दे देगा आपको काफी सारे, य र लौ व। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रौ। पार्श्विक में आंसर क्या हो जाएगा, लौ। तो आगे बढ़ते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन की तरफ। तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं हमारे, जिनको जब हम बोल रहे हैं तो हमारे अंदर से एक गर्मी पैदा हो, संघर्षी, ऊष्म, है ना, गर्मी पैदा हो, तो वो हमारे कहलाते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। कौन कौन से होते हैं, तीनों श होते हैं एक तो, और होता है हमारा ह। तीनों श और ह आपने कहीं और भी देखा था, देखिए यहाँ पर, यहाँ देखा था आपने ह कौन सा था हमारा, कंठव्य था। ह हमारा कंठव्य भी है, और कौन सा है, ऊष्म संघर्षी भी है ना। तो ऐसे याद रखेंगे इसको। बात आती है, अब आती है उत्क्षिप्त, या इनको क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त और या द्विगुण व्यंजन। ये कौन से हमारे, डॉ, जो आपने देखा था टॉ वर्ग के अंतर्गत, टॉ डॉ डॉ, तो ये टॉ वर्ग में नहीं आता, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमको एक बिंदी भी देखने को मिलती है ना। तो ये होते हैं हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। अब ठीक है, ये आता है हमारे क्वेश्चन यहाँ से, आगत। आगत आपको जो व्यंजन है वो कौन से होते हैं हमारे, देखो पहले ऐसा होता था काफी सालों पहले, सिर्फ जौ और फ, आप ये देखते होंगे, ये ना आपके जो उर्दू, फारसी वगैरह जो लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, उनमें आप इन शब्दों का, इन वर्णों का, इन व्यंजनों का यूज देखा करते थे। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय बाद ये दो से बढ़कर कितने हो गए, अब 5 हो गए। इसमें कौन कौन से जुड़ गए, क ख ग घ भी जुड़ गए अब। लेकिन हर किसी के साइड में क्या होती है, एक बिंदी होती है ना नीचे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, आगत, यानी कि कहीं से आए हुए चिन्ह, है ना, तो उनको हम बोलते हैं आगत ग्रहित व्यंजन। ठीक है, क ख ग घ ज फ, कितने हैं ये, 5 है। इस समय हमारे 5 हैं, पहले कितने होते थे, सिर्फ 2 होते थे। आगे बढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। देखो चैप्टर अब खत्म होने वाला है ना। संयुक्त व्यंजन, इससे बाहर आपका सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जो संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, जो आपके दो, जिसमें आपके 2 से बने। ये आपको कहीं भी डिक्शनरी में इनका क्रम आपको इस तरीके से देखने को नहीं मिलेगा। डिक्शनरी में इनका कैसा क्रम देखने को मिलता है, क के बाद आपको श को सर्च करना पड़ेगा, वहां आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है ना, आपको छ ऐसे अकेले कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो छ किससे मिलके बनता है, क और श से मिलके बनता है, षटकोण वाले श से मिलके बनता है। किससे, क और षटकोण वाले श से आपको देखने को मिलता है। त्र किससे मिलके बनता है, जो आपका तो होता है आधा तो और रो, है ना। हर किसी के नीचे हलंत है। हलंत का मतलब होता है वो वर्ण क्या है, आधा है। ग्यो, ग्यो क्या होता है हमारा, जौ प्लस अंगो, है ना, इससे मिलके बनता है। जो संस्कृत जो बोलते हैं, अच्छी संस्कृत जिनको ज्ञान है, जिनका संस्कृत का, वो ज्ञा को क्या बोलते हैं, वो जौ बोलते हैं, है ना। तो अगर वो ज्ञानी अगर बोलेंगे तो ज्ञानी नहीं बोलते, क्या लोग बोलते हैं, ज्ञानी बोलते हैं, ज्ञानी, है ना। ठीक है, अगर मैं गलत हो रहा हूँ तो कमेंट में कर दीजिएगा, जो यहाँ पे संस्कृत वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो स्व को कैसे बोलते हैं, सलजम वाला आधा श और रो, इससे मिलके बनता है ना। क्षत्रिय वाला जो छ होता है आपका क और श से, त्र तो और रो से, इसको याद करना आसान है। य जो ज प्लस अंगो से, और स्र स प्लस रो से। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो ट्रिक लिखा है इसका क्या मतलब है, देखो जब भी आप छ लिखते हो तो आप उसको, अगर आपको क्षत्रिय लिखना है तो आपको KSS से स्टार्ट करते हो इंग्लिश में, है ना, ऐसे ही तो लिखते हो।
क्षत्रिय, तो इसमें KSS से स्टार्ट होता है, आपको इसलिए याद रखना है। क भी इसमें आ रहा है इंक्लूड, क और श, है ना। त्र को तो आप ऐसे लिखोगे, अगर आपने लिखना है त्रिवेंद्र तो आप कैसे लिखोगे इसको, TRIV करके ही तो करते हो, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। TR तो इसमें आएगा ही आएगा, है ना। TR यानी कि तौर रहो। ग्यो, ग्यो को मैंने आपको बता दिया, ये आपको याद भी रह जाएगा। संस्कृत में बोला ही नहीं आता है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना। स्र को भी आप ऐसे लिखोगे, इंग्लिश में कैसे लिखोगे, ऐसे ही तो लिखोगे, है ना। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपका, क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें भी जो मेन जो पूछा जाता है, एक तो आपका जो पूछा जाता है वो कौन सा है, एक तो ये वाला है, और दूसरा आपका क्या पूछा जाता है इसमें, ये वाला पूछा जाता है अधिकतर, है ना। बात करते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। इसमें जो हमारा एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि शहीद वर्ण किसको बोला जाता है, तो शहीद वर्ण बोला जाता है छोटे वाले औ को हम क्या बोलते हैं, शहीद वर्ण बोलते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। इस पर संघर्ष किसको बोलते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन बनता है चौ वर्ग को। चौ वर्ग के अंतर्गत चौ, छ, जो, झ, अंगो, है ना, ये सब बनते हैं, ठीक है। और दंत मूल क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। रॉ लॉ, दंत मूल यानी कि दंत मूल, रॉ लॉ, दंत प्लस ओष्ठ व, दंत प्लस ओष्ठ व, दंत प्लस ओष्ठ यानी कि दांत और ओठ की सहायता से बोले जाने वाला वर्ण कौन सा है, व। ओष्ठ प्लस कंठ, ओ और डॉक्टर वाला हो, डॉक्टर वाला वो इसको बोलते हैं इसलिए क्योंकि हम जब भी डॉक्टर लिखते हैं तो इसमें ऐसे करके बनाते हैं ना, ये तो इसको हम डॉक्टर वाला वो बोल देते हैं, याद जल्दी से समझने के लिए। कंठ प्लस तालु, ए और आई, तो ये सब आपको यहाँ से याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, है ना। तो ये आपको याद रखना है और आप इससे नोट्स बना लीजिए अपने। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला वीडियो हम उत्तराखंड का करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।